नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जो आप बोते हैं वही काटना पड़ता है। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, कहावत है। वही चरितार्थ हो रही है कांग्रेस पार्टी के सामने। कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को देश भर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन किस बात के खिलाफ हुआ कि बीजेपी के महाराष्ट्र के एक नेता ने राहुल गांधी के बारे में बोला, जो वो अमेरिका में बोलकर आए सिखों के बारे में। उसको लेकर कहा कि राहुल गांधी की जीभ काटकर जो लाएगा उसको 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। उसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू, जो अभी अभी कांग्रेस से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा में भेजा उनको पार्टी ने और केंद्र में मंत्री बना दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सबसे बड़े आतंकवादी हैं। उनका एतराज़ था कि राहुल गांधी ने सिखों के बारे में जो बोला उसका समर्थन और उस पर खुशी जाहिर की गुरपतवंत सिंह पन्नू ने, जो घोषित खालिस्तानी आतंकवादी है, जिसको भारत सरकार ने एक आतंकवादी के रूप में घोषित कर रखा है। तो राहुल गांधी ने उसकी बात को क्यों नहीं काटा, क्यों नहीं कहा कि हम किसी आतंकवादी के समर्थन की हमें ज़रूरत नहीं है, हम उससे सहमत नहीं हैं। ये विरोध उनका है। और फिर उन्होंने जो है दावा किया कि कांग्रेस ने क्या किया, 84 में क्या किया, सिखों के साथ क्या किया, किस तरह से स्वर्ण मंदिर में सेना को उतारा गया, बाकी बातें जो आपको सब मालूम है। और उसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और राहुल गांधी को की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। तो ये तो हुई खबरें। अब बात आती है कि इसको लेकर जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी की जान खतरे में है। और खतरा किससे है? देश की जो सत्तारूढ़ पार्टी है उससे है। किसी भी नेता को, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, इस तरह की धमकी नहीं दी जानी चाहिए, इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन ये बात कांग्रेस पार्टी कैसे बोल सकती है? कांग्रेस पार्टी जो करती रही है, अभी हाल ही में जो तथाकथित किसान आंदोलन हुआ उसमें मोदी तू मर जा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरह के नारे लगे और कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था क्या? कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ कुछ बोली थी क्या? तो प्रधानमंत्री के मरने की, और प्रधानमंत्री ही नहीं, देश के गृह मंत्री के मरने की कामना कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री करता है। जब अमित शाह जी को स्वाइन फ्लू डिटेक्ट हुआ था, तब कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इस तरह का बयान दिया था। थोड़ी सी कुछ और बातें याद दिला दें। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, हालांकि सब पार्टियां घूम चुके हैं वो, बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में रहे, बहुजन समाज पार्टी में रहे, कांग्रेस में थे पहले, अब फिर से कांग्रेस में आ गए हैं और 2024 के चुनाव में लोकसभा का चुनाव जीते हैं। और यही सज्जन हैं, सज्जन कहना उनको, अब चूंकि लोकसभा सदस्य हैं तो शायद सज्जन कहना पड़ेगा, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा था कि बोटी बोटी काट देंगे। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था? कांग्रेस पार्टी ने उनको उपाध्यक्ष बना दिया था, उनका प्रमोशन कर दिया था। कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे, हार गए थे, फिर सपा में चले गए, सपा में टिकट नहीं मिला 2019 में, फिर कांग्रेस पार्टी में आ गए, 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ा। तो जो नेता कांग्रेस पार्टी का लोकसभा सदस्य है, वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी भाषा बोले और कांग्रेस पार्टी उसको टिकट दे और अपने साथ बिठाए, उसको प्रमोशन दे, पद दे, वो पार्टी ऐसे बयानों पर कैसे एतराज कर सकती है? कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिसमें वो कहे कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जो कुछ बोला राहुल गांधी के समर्थन में, कांग्रेस पार्टी उससे अपने को अलग करती है। ऐसे बहुत से मौके आए हैं जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कुछ बोला है और कांग्रेस मुश्किल में फंसी है, तो कांग्रेस ने कहा ये उनकी निजी राय है, कांग्रेस इससे अपने को अलग करती है। ये अलग बात है कि दो दो नेताओं के साथ ऐसा हुआ कि पार्टी को मजबूरी में एक्शन लेना पड़ा। मणिशंकर अय्यर, उसके अलावा सैम पित्रोदा, और चुनाव बीतते ही दोनों को फिर से बहाल कर दिया गया, कांग्रेस में ले लिया गया और जो है सैम पित्रोदा को तो पद भी दे दिया गया, वो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष फिर से बना दिए गए। और राहुल गांधी के इस समय वो सबसे बड़े सलाहकार हैं। राहुल गांधी ये सब जो बातें बोलते हैं वो उन्हीं की देन है। उन्हीं के इंटरव्यू में वो मामला उठा था
जब एक बड़े मीडिया समूह के पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया था, राहुल गांधी का नहीं, सैम पित्रोदा का, और उसमें आखिरी सवाल पूछा कि राहुल गांधी जब अमेरिकी प्रशासन के लोगों से मिलेंगे तो क्या वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाएंगे। बस इतना पूछा था। राहुल गांधी पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नहीं बोला था, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला था। वहाँ राहुल गांधी के समर्थक सहायक जो मौजूद थे, उन्होंने उसको कमरे में बंद रखा 3-3.5 घंटे, फ़ोन छीन लिया, और उस संवाददाता के मुताबिक 2 लोग उसकी गर्दन पकड़े हुए थे, और फ़ोन उसके चेहरे के सामने लाकर जो है फ़ोन खुलवाया गया, कोड डाला गया, और पूरा जो वीडियो था, जो पूरा इंटरव्यू का वीडियो था, उसको डिलीट कराया गया। राहुल गांधी कुछ नहीं बोले इस पर, आज तक नहीं बोले। इस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने एक चुनावी रैली में उठाया कि मीडिया के साथ कांग्रेस पार्टी क्या करती है। उसके बाद सैम पित्रोदा ने उस संवाददाता से माफ़ी मांगी। राहुल गांधी ने आज तक उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, कोई माफ़ी नहीं मांगी। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गाना गाते हुए पूरी दुनिया में घूमते हैं, बैंड बजाते घूमते हैं, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कितना सम्मान करते हैं, इस घटना से पता चलता है। तो कांग्रेस पार्टी अपने नेता के खिलाफ दिए गए ऐसे किसी बयान का विरोध करे, इससे किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, और जनतंत्र में ऐसी बातें बोली भी नहीं जानी चाहिए। जो भी बोलता है वो शर्मनाक है। दरअसल जिस भाजपा नेता ने ये बात बोली है, उसने कांग्रेस का और राहुल गांधी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। जो नैरेटिव राहुल गांधी के खिलाफ बन रहा था, उसको कमज़ोर किया है इस बयान ने। इसको कहते हैं सेल्फ गोल, या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। बीजेपी जो नहीं कर पाई, राहुल गांधी ने सिखों के बारे में जो बयान दिया अमेरिका में, उसके बाद होना ये चाहिए था कि पूरे देश में कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरना चाहिए था। लेकिन छिटपुट बयानों के अलावा और कुछ नहीं हुआ। उनके केंद्रीय मंत्री भी बयान देते हैं तो आधी अधूरी बात बोलते हैं। जो आरोप लगाते हैं उसको पूरे सही संदर्भ में नहीं रख पाते हैं। तो मैं जो बहुत दिनों से बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी नया नैरेटिव नहीं गढ़ पा रही है, जो नैरेटिव है उसके खिलाफ उसको तोड़ नहीं पा रही है, तो नैरेटिव की वॉर में भारतीय जनता पार्टी लगातार हार रही है, कमज़ोर हो रही है। आपको अपने विरोधी के खिलाफ ऐसा मुद्दा मिले, भावनात्मक मुद्दा मिले, आपका विरोधी सरासर झूठ बोल रहा हो, सिख समाज के लोग उसके खिलाफ बोलने के लिए खड़े हैं, फिर भी आप उसका फ़ायदा न उठा पाए, उसको नैरेटिव न बना पाएँ, नेशनल नैरेटिव में न बदल पाएँ, राहुल गांधी के खिलाफ माहौल में न बदल पाएँ। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं, आपकी हार है। तो कांग्रेस ने जो किया, मेरे हिसाब से उसको वो करना ही चाहिए था। तो हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रीट पावर भूलती जा रही है। अब आप देखिए, अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव का एक बयान आया। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने मेरा विरोध किया और मेरे 6 पुतले जलाए। उनका 6 ही पुतले जला पाए। मुझसे कह देते मैं 600 पुतले भिजवा देता। तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी स्ट्रीट पावर में बीजेपी पर भारी पड़ रही है। इतने बयान दिए हैं अखिलेश यादव ने। पीठाधीश्वर और माफिया एक है। वो जहां भी उनकी पार्टी का नेता बलात्कार के आरोप में पकड़ा जा रहा है, उसके साथ खड़े हो रहे हैं। और भाजपा के किसी नेता का, आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के जरा बयान हमको दिखा दीजिए कि उसके खिलाफ बोला हो या उसके खिलाफ आह्वान किया हो अपने कार्यकर्ताओं का कि सड़क पर उतरो और विरोध करो। अखिलेश यादव का विरोध करो, समाजवादी पार्टी का विरोध करो। तो ये केवल ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बयान देने से राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जाती।
जो काम आज से 5 साल पहले तक कांग्रेस पार्टी करती थी, वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी को लगता था कि सोशल मीडिया पर बयान देने से वो राजनीतिक लड़ाई जीत जाएगी, तो 14 में भी हारी, 19 में भी हारी तो 24 में भी। लेकिन आप देखिए नैरेटिव की ताकत, नैरेटिव को कैसे गढ़ा जाता है और उसको कैसे पेश किया जाता है, ये कांग्रेस ने सीख लिया 2019 से 2024 के बीच में, कि वो अपनी हार को जीत बता रही है। बीजेपी अपनी जीत को हार बताने से रोक नहीं पा रही। ये फर्क हो गया है दोनों पार्टियों में। भारतीय जनता पार्टी जो विरोध की स्वाभाविक पार्टी मानी जाती थी और कांग्रेस पार्टी जो सत्ता की स्वाभाविक पार्टी मानी जाती थी, दोनों का रोल रिवर्सल हो गया है। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे ही सही लेकिन सड़क पर दिखाई देने लगी। भारतीय जनता पार्टी सड़क से गायब हो गई। उसको लगता है कि संघर्ष करने से, सड़क पर उतरने से कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर एक बयान जारी कर दो, सब हो जाएगा। ये इस पार्टी की हालत ये हो गई है कि वो अपनी सरकार की उपलब्धियां नहीं बता पा रही है। 10 साल में जो उपलब्धि है इस सरकार की और 7.5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार की, केवल उसी से ऐसा नैरेटिव बन सकता है कि उसके विरोधी चित्त हो जाए। लेकिन पार्टी में वो दमखम नहीं है जो इस नैरेटिव को गढ़ सके, लोगों के बीच में ले जा सके, लोगों को बता सके, समझा सके। तो इसलिए कांग्रेस हारकर आपको जीतती हुई दिखाई देगी, ऐसा नैरेटिव बन रहा है। बीजेपी जीतकर हारती हुई दिखाई देगी। तो इसमें मैं कांग्रेस पार्टी को श्रेय नहीं देता, कांग्रेस पार्टी की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये बीजेपी की कमजोरी है। नैरेटिव वॉर में लगातार पिछड़ना, इसका मतलब आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपके नैरेटिव को प्रभावी ढंग से लोगों के बीच में ले जा सके, पेश कर सके और उससे लोगों को प्रभावित कर सके। आप अच्छा काम करके बुरे बने हुए हैं, जो बुरा काम कर रहे हैं वो अच्छे बन रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी है, कमजोरी किसकी है? तो राहुल गांधी ने जो कुछ बोला, बल्कि मैं कह रहा हूं जो कुछ बोल रहे हैं पिछले कई सालों से, वो एक एक बात उनकी देश के विरोध में, इस देश के समाज के विरोध में जाती है। लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। अब आप इस विडंबना को क्या कहेंगे? जिन बातों के लिए उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा पैदा होना चाहिए, नाराजगी पैदा होनी चाहिए, लोगों की विरक्ति पैदा होनी चाहिए, उस पर उनको समर्थन मिल रहा है। एक सफेद झूठ उन्होंने अमेरिका में बोला सिखों को लेकर कि भारत में असली लड़ाई राजनीतिक नहीं है, असली लड़ाई है कि सिख पगड़ी पहन पाएंगे कि नहीं, कड़ा पहन पाएंगे कि नहीं, गुरुद्वारे जा पाएंगे कि नहीं। भारत का एक भी सिख इस बात का समर्थन नहीं कर सकता। इसका समर्थन केवल खालिस्तानी तत्व कर सकते हैं, जो ज़्यादातर कनाडा और अमेरिका में है, कुछ भारत में भी है। इसके विरोध में आप देखिए, आपको अरविंद केजरीवाल का कोई बयान सुनने को नहीं मिला होगा। बल्कि मैं कह रहा हूँ इंडिया अलायंस के किसी गठबंधन साथी के किसी नेता का बयान नहीं सुनने को मिला होगा कि भाई हमारा खालिस्तानियों से कोई संबंध नहीं है, कोई खालिस्तानी हमारी प्रशंसा करे ये हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन खालिस्तानी पन्नुन की बात को, समर्थन को, उसकी खुशी जाहिर करने पर खुशी है, संतोष है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है इससे मोदी कमज़ोर होंगे। उनको ये दिखाई नहीं देता कि ये मोदी का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा का मुद्दा है। मोदी जब नहीं थे तब भी ये देश था, मोदी जब नहीं रहेंगे तब भी ये देश रहेगा। अगर आप इस देश को बर्बाद करते हैं, इस देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, इस देश को तोड़ने वाले तत्वों का समर्थन करते हैं, तो आप समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात मैं कहता हूं कि जो लोग ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं, उनको अपने बारे में सोचना चाहिए।
वो तय कर लें कि वो देश के साथ हैं या देश के विरोध में हैं। क्योंकि ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। चुनाव होते रहेंगे, पार्टियां आती जाती रहेंगी, सरकार बनेगी, बिगड़ेगी, एक पार्टी सत्ता में आएगी, दूसरी जाएगी। ये मुद्दा इसका नहीं है। मुद्दा देश की एकता को बचाने का है, देश की सुरक्षा को संरक्षित करने का है। इस मुद्दे की गहराई को आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे तो सही फैसला नहीं ले पाएंगे, सही फैसला नहीं ले पाएंगे तो सही कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए सोचिए सिर्फ एक बात कि किस बात में राष्ट्रीय हित है और किस बात में राष्ट्र का विरोध है। यही एकमात्र कसौटी होनी चाहिए किसी भी नेता, किसी पार्टी, किसी संगठन को कसने का। जो राष्ट्र विरोधी है उसका विरोध होना चाहिए, जो राष्ट्र का समर्थक है, राष्ट्रवादी है, उसका समर्थन होना चाहिए। कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, कोई ऐसी उलझी हुई, कोई ऐसी जो है गूढ़ गुत्थी नहीं है जिसको सुलझाने में बड़ा दिमाग लगे, जिसके लिए आपको किसी रॉकेट साइंस का विशेषज्ञ होने की जरूरत पड़े। तो एक बार फिर सोचिए, मैं कह रहा हूं, और तय कीजिए कि कौन देश के साथ है, कौन देश के खिलाफ खड़ा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।